जरा कल्पना कीजिए, शेयर बाजार का एक बहुत ही तनावपूर्ण दिन चल रहा है। हाँ, हर दिन ही होता है ऐसे। हाँ बिल्कुल। तो एक ट्रेडर ने लाखों रुपए का दांव लगाया हुआ है, सब कुछ लाइन पर है, और फिर कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर लाल रंग छा जाता है, ग्राफ एकदम तेजी से नीचे गिरता है। ओ। हाँ, और उस ट्रेड में भारी आर्थिक नुकसान हो जाता है, मतलब बहुत बड़ी रकम डूब चुकी है। लेकिन तभी तभी वॉल स्ट्रीट का एक बेहद अनुभवी टॉप का पेशेवर ट्रेडर पास आता है। वो उस हारने वाले ट्रेडर की पीठ थपथपाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, शानदार, ये एक बहुत अच्छा ट्रेड था। अरे वाह। मतलब क्या ये स्थिति पूरी तरह से विरोधाभासी और पागलपन नहीं लगती? आर्थिक नुकसान को कोई अच्छा कैसे कह सकता है यार? देखो, पहली नजर में तो ये बात किसी भी सामान्य इंसान के गले नहीं उतरेगी। बिल्कुल नहीं उतरेगी। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है कि अगर पैसे का नुकसान हुआ है तो वो फैसला गलत ही था। लेकिन वॉल स्ट्रीट के एकदम टॉप लेवल पर ना, यही वो सटीक बिंदु है जहां से एक शौकिया खिलाड़ी और एक पेशेवर ट्रेडर के बीच की लकीर खींचती है। अच्छा। हाँ, पेशेवर दुनिया में किसी ट्रेड का अच्छा या बुरा होना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि अंत में बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए या गए। और आज की इस गहरी चर्चा में ना, हमारा मुख्य मिशन इसी गहरे रहस्य को सुलझाना है। आज हम माइक बेलाफ्योर की बेहद मशहूर किताब वन गुड ट्रेड के स्रोतों का एक विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत ही शानदार किताब है ये। एकदम। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने वाले 90% से ज्यादा लोग अपना सारा पैसा गंवाकर बुरी तरह फेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हाँ, हम ये खोजेंगे कि लंबे समय तक टिके रहने और सफलता का असली रहस्य किसी गुप्त चार्ट या जादुई फॉर्मूले में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बल्कि सीधे तौर पर इंसान की अपनी मानसिकता और उसकी मनोवैज्ञानिक मजबूती में छिपा है। सही बात है। और माइक बेलाफ्योर कोई ऐसे लेखक नहीं है जो बस हवा में थ्योरी देते हों। वे न्यूयॉर्क में SMB कैपिटल नाम की एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म के संस्थापक हैं। अब प्रोप फर्म का मतलब है कि वे ग्राहकों का पैसा नहीं बल्कि अपनी फर्म का खुद का पैसा दांव पर लगाते हैं। ओह, मतलब अपना खुद का रिस्क। बिल्कुल। उन्होंने अपने करियर में हजारों नए ट्रेडर्स को हायर किया है, उन्हें ट्रेन किया है। हर दिन वे दर्जनों लोगों को स्क्रीन के सामने बैठकर करोड़ों के फैसले लेते हुए देखती हूँ। मेरा मतलब है वो देखते हैं। हाँ, लाइव एक्शन एकदम। हाँ। इतने विशाल डेटा और जमीनी अनुभव के आधार पर उन्होंने एक बहुत ही ठोस निष्कर्ष निकाला है। बाजार में लोगों के फेल होने का मुख्य कारण उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का गलत होना उतना नहीं है जितना कि उनका अपना अनियंत्रित माइंडसेट है। ये एक बहुत ही दिलचस्प दावा है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये वन गुड ट्रेड या एक अच्छा ट्रेड आखिर है क्या? अगर प्रॉफिट होना उसे अच्छा नहीं बनाता, तो फिर वो क्या चीज है जो उसे ये दर्जा देती है? बेलाफ्योर के अनुसार वन गुड ट्रेड वो है जो 3 बहुत ही सख्त शर्तों को पूरा करता हो। ओके, कौन सी? पहला, वो ट्रेड पूरी तरह से पहले से तय की गई स्ट्रैटेजी और प्लान के अनुसार लिया गया हो। दूसरा, उसमें उचित रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया हो। और तीसरा, वो फैसला बिना किसी भावना, डर या लालच के लिया गया हो। अगर किसी ट्रेडर ने इन तीनों नियमों का अनुशासन के साथ पालन किया है और फिर भी मार्केट में कोई अचानक से खबर आ जाए, एग्जैक्टली, अगर कोई अप्रत्याशित बदलाव आ जाए और नुकसान हो जाए, तो भी पेशेवर नजरिए से वो एक गुड ट्रेड ही माना जाएगा। क्या आप बात कर रही हैं? हाँ, और इसके ठीक विपरीत, अगर बिना किसी योजना के बस तुक्के में या बोरियत दूर करने के लिए कोई ट्रेड लिया गया, जो कि बहुत लोग करते हैं, हाँ, और संयोग से उससे बहुत बड़ा मुनाफा भी हो गया ना, तो फर्म की नजर में वो एक बैड ट्रेड है। यार ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी छात्र ने परीक्षा के लिए पूरे साल ईमानदारी से पढ़ाई की, सारे कॉन्सेप्ट गहराई से समझे, हाँ, लेकिन परीक्षा में पेपर पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस आ गया और वो फेल हो गया। बनाम उस छात्र के जिसने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की, बस परीक्षा में किसी तरह नकल की और तुक्के से पास हो गया। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। शॉर्ट टर्म में देखें तो नकल करने वाला जीत गया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल आता है, मतलब अंत में तो पैसे का ही महत्व है ना? वो तो है। अगर प्रोसेस सही है, नियम सही है, लेकिन हर दिन बैंक बैलेंस लगातार कम हो रहा है, तो उस महान और अनुशासित प्रोसेस का आखिर क्या फायदा? मैं समझती हूँ। ये एनालॉजी एकदम उस माइंडसेट को दर्शाती है जहाँ केवल अल्पकालिक परिणाम यानी शॉर्ट टर्म रिजल्ट को महत्व दिया जाता है, और यहीं पर लंबी अवधि का नजरिया और गणित का एक बुनियादी नियम काम आता है। कौन सा नियम? जिसे लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहते हैं। देखो,
बाजार में तुक्का या किस्मत 1 या 2 बार या शायद 10 बार भी काम आ सकती है, लेकिन कोई भी इंसान किस्मत को 100 बार या 1000 बार दोहरा नहीं सकता। हाँ, किस्मत का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। ट्रेडिंग की दुनिया में केवल उसी चीज की वैल्यू है जिसे बार बार हर दिन दोहराया जा सके, जिसे रिपीटेबिलिटी कहते हैं। अगर कोई तुक्के से पैसे कमाता है तो मार्केट अंततः वो सारा पैसा ब्याज सहित वापस छीन लेगा, क्योंकि उस प्रॉफिट के पीछे कोई ठोस आधार या लॉजिक नहीं है। मेक सेंस। लेकिन अगर प्रक्रिया सही है तो आज का छोटा नुकसान केवल व्यापार की लागत यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। सही प्रोसेस लंबी अवधि में एक स्टैटिस्टिकल एज पैदा करती है जो अंततः प्रॉफिट में बदल ही जाती है। ये बात सच में नजरिया बदलने वाली है। इसका सीधा अर्थ ये है कि सारा फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, न कि तुरंत मिलने वाले आउटकम पर। एकदम सही। लेकिन अगर प्रॉफिट केवल किस्मत या तुक्के से नहीं आता, तो वो आता कैसे है? स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ट्रेडिंग कोई कसीनो नहीं है, ये जुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शतरंज या पेशेवर क्रिकेट की तरह एक हाई लेवल स्किल है। हाँ, और किसी भी अन्य हाई लेवल स्किल की तरह इसे भी केवल निरंतर अभ्यास और कठोर अनुशासन से ही सीखा जा सकता है। बाहरी दुनिया अक्सर ट्रेडिंग को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर रातों रात करोड़पति बनने का मतलब एक जादुई जरिया मान लेती है। हाँ, फिल्मों में तो ऐसा ही दिखाते हैं। फिल्मों में दिखाते हैं, पर असलियत इसके बिल्कुल उलट है। सफल ट्रेडर्स बाजार खुलने से बहुत पहले ही अपना काम शुरू कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं सुबह सुबह? वे घंटों तक न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स का अध्ययन करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करते हैं। वे मार्केट की ओवरऑल मूड या सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इन तकनीकी शब्दों को ना थोड़ा सरल करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ये सुनने में तो किसी बहुत ही जटिल गणितीय फॉर्मूले जैसा लगता है। हाँ, नाम से भारी लगता है। लेकिन स्रोत सामग्री को गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये सिर्फ चार्ट पर खींची गई कोई रैंडम लकीरें नहीं है। बिल्कुल नहीं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वास्तव में मानव मनोविज्ञान और भीड़ के बिहेवियर का एक विजुअल रूप है। अच्छा, वो कैसे? देखो, सपोर्ट वो मनोवैज्ञानिक स्तर है जहां गिरते हुए बाजार में अचानक बहुत सारे खरीदारों को लगने लगता है कि यार ये कीमत अब बहुत सस्ती हो गई है, मुझे खरीद लेना चाहिए। तो वहां से गिरना रुक जाता है। हाँ, डर की जगह लालच ले लेता है और खरीदारी शुरू हो जाती है, जिससे कीमत गिरने से रोक जाती है। दूसरी ओर रेजिस्टेंस वो ऊपरी बिंदु है जहां अचानक बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि ये कीमत अब बहुत ज्यादा हो गई है, प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है। मतलब वहां से बेचना शुरू। एग्जैक्टली। यहाँ लालच पर डर हावी हो जाता है। पेशेवर ट्रेडर्स इन्हीं साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को पहचानने की तैयारी करते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। बिना इस गहरी तैयारी के ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठना सचमुच कैसीनो में जाकर रूले व्हील के किसी भी नंबर पर अपनी जीवन भर की कमाई दांव पर लगाने के बराबर है। एकदम जुआ है वो। किताब में एक बहुत ही शानदार कोट है जो इस पूरी चर्चा का सार है। तैयारी से ही आत्मविश्वास पैदा होता है, मतलब प्रिपरेशन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि जब कोई पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरता है तो बाजार में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव या पैनिक से वो घबराता नहीं है। तैयारी ही वो एंकर है जो एक ट्रेडर को अप्रत्याशित तूफान में भी स्टेबल रखती है। जब बाजार में अचानक कोई बुरी खबर आती है और पैनिक मचता है तो एक बिना तैयारी वाला व्यक्ति, मतलब वो डर के मारे अपने सारे शेयर औने पौने दाम पर बेचने लगता है। हाँ, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसका दिमाग शून्य हो जाता है। लेकिन जिसने तैयारी की है उसे पहले से पता होता है कि ये सिचुएशन उसके प्लान के किस हिस्से में फिट बैठती है। उसने पहले ही सोच रखा होता है। हाँ, उसने पहले ही सोच रखा होता है कि अगर बाजार 5% गिरता है तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। उसे पता होता है कि कब चुपचाप रुकना है और कब अग्रेसिव रूप से आगे बढ़ना है। यार, ये बात तो समझ में आती है कि तैयारी से कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन एक बात खटक रही है मुझे। क्या? तैयारी करने के बाद भी मार्केट तो मार्केट है ना, वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। कोई भी ट्रेडर, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, फ्यूचर की 100% सही भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। वो तो कोई भी नहीं कर सकता। वही तो, अचानक कोई जियोपॉलिटिकल घटना हो जाए या किसी कंपनी का कोई बड़ा घोटाला सामने आ जाए तो सारी तैयारी धरी की धरी रह सकती है। ऐसे तूफानों में एक प्रोफेशनल खुद को तबाह होने से कैसे बचाता है? और यहीं पर एंट्री होती है ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण और लाइफ सेविंग हिस्से की, रिस्क मैनेजमेंट। जोखिम प्रबंधन। हाँ,
रिस्क मैनेजमेंट वो ढाल है जो एक सैनिक को युद्ध के मैदान में जिंदा रखती है ताकि वो अगले दिन भी लड़ सके। इसका पहला और सबसे अडिग नियम है अपनी कैपिटल की सुरक्षा करें। सबसे जरूरी चीज, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। अगर मूल पूंजी ही सुरक्षित नहीं है तो भविष्य में आने वाले शानदार मौकों का फायदा उठाने के लिए पैसे लाओगे कहां से? सही बात है। शुरुआती लोग अक्सर यही सबसे विनाशकारी गलतियां करते हैं। वे या तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते या ओवर लिवरेज का शिकार हो जाते हैं। चलिए इन दोनों गलतियों के मैकेनिज्म को थोड़ा और खोलते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब तो साफ है, ये वो लक्ष्मण रेखा है जहां एक ट्रेडर पहले ही तय कर लेता है कि अगर मुझे इस ट्रेड में 1000 रुपए का नुकसान हुआ तो मैं बिना कोई सवाल किए बाजार से बाहर आ जाऊंगा। बिल्कुल, एकदम कट ऑफ पॉइंट। हाँ, लेकिन ये ओवर लेवरेज क्या है और ये इतना खतरनाक क्यों है? ओवर लेवरेज का सीधा सा मतलब है अपनी हैसियत या अपनी वास्तविक कैपिटल से कई गुना ज्यादा बड़ा दांव लगाना, और ये अक्सर ब्रोकर से उधार लेकर किया जाता है। गणित के नजरिए से इसे ऐसे समझें, मान लीजिए किसी के पास अपनी जेब में केवल 10 रुपए हैं, लेकिन वो ब्रोकर से मार्जिन या उधार लेकर बाजार में 100 रुपए का ट्रेड ले लेता है। लालच में आकर? हाँ, उसे लगता है कि अगर मुनाफा हुआ तो 100 रुपए पर होगा और वो जल्दी अमीर हो जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि बाजार में सिर्फ 10% की गिरावट भी आई तो उस 100 रुपए के ट्रेड पर 10 रुपए का नुकसान होगा। बाप रे! और क्योंकि उसकी असली कैपिटल सिर्फ 10 रुपए थी, वो 10% की छोटी सी गिरावट भी उसकी पूरी मूल पूंजी को जीरो कर देगी। वो एक ही झटके में गेम से बाहर हो जाएगा। ये गणित का एक बहुत ही क्रूर सच है। मतलब स्टॉप लॉस लगाना और लिवरेज से बचना बहुत ही लॉजिकल और आसान लगता है सुनने में। हाँ, थ्योरी में तो बहुत आसान है। लेकिन यहाँ ना मेरे मन में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है जो मुझे सच में उलझन में डालता है। पूछिए। अगर ये इतना ही आसान और जरूरी है तो फिर बहुत ही स्मार्ट, पढ़े लिखे और एनालिटिकल दिमाग वाले लोग भी भारी नुकसान होने पर रिवेंज ट्रेडिंग क्यों करने लगते हैं? हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग। मेरा मतलब है वो मार्केट से बदला लेने की कोशिश क्यों करते हैं? ऐसा क्या होता है कि सारी समझदारी, सारी डिग्रियां और सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं? ये सवाल हमें अर्थशास्त्र से निकालकर सीधे मानव मनोविज्ञान के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में ले जाता है। इसका जवाब लॉस एवर्जन नाम के एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत में छुपा है। लॉस एवर्जन? हाँ। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के रिसर्चर्स ने ये साबित किया है कि इंसान के दिमाग में नुकसान का दर्द उतने ही बड़े मुनाफे की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा तीव्र होता है। मतलब हारने का दुख ज्यादा है। एग्जैक्टली। यानी 1000 रुपए जीतने पर जितनी खुशी होती है, 1000 रुपए हारने पर उससे 2 गुनी पीड़ा होती है। जब कोई व्यक्ति तेजी से पैसा हार रहा होता है तो उसका तार्किक दिमाग, जिसे हम सिस्टम 2 कहते हैं, जो धीमा और विश्लेषणात्मक है, वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। तो उस समय कंट्रोल किसके हाथ में होता है फिर? उस समय कंट्रोल हमारे आदिम दिमाग यानी सिस्टम 1 के हाथ में चला जाता है। सिस्टम 1? हाँ, जो तेज, इमोशनल और रिएक्टिव होता है। ये वही दिमाग है जो जंगल में किसी शेर को देखकर इंसान को भागने या लड़ने का सिग्नल देता था। ओ, फाइट और फ्लाइट मोड। बिल्कुल। नुकसान को एक्सेप्ट करना इंसान के ईगो पर बहुत गहरी चोट करता है। व्यक्ति का दिमाग ये मानने से इनकार कर देता है कि वो गलत हो सकता है। मैं कैसे गलत हो गया? हाँ, यही ईगो उसे बाजार से लड़ने पे मजबूर कर देता है। उसे लगता है कि अगली ही एक बड़ी चाल में वो अपना सारा नुकसान वापस रिकवर कर लेगा, और इस अंधी दौड़ में वो स्टॉप लॉस हटा देता है, बड़ी मात्रा में कर्ज लेकर जुआ खेलने लगता है और अंत में दलदल में पूरी तरह धंस जाता है। पूरी तरह से। इसका मतलब तो ये हुआ कि असली लड़ाई उस कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे हरे और लाल ग्राफ से है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। वो ग्राफ तो सिर्फ एक इल्यूजन है एक तरह से। असली लड़ाई तो हर पल खुद के अंदर चल रही है। मार्केट तो बस एक ट्रांसपेरेंट आईना है जो व्यक्ति की अपनी आंतरिक भावनाओं, उसके डर और उसके अहंकार को पूरी क्रूरता के साथ दिखाता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा आपने। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। आपने शुरुआत में कहा था कि 1 गुड ट्रेड वो है जिसमें कोई भावना या इमोशन ना हो। हाँ, लेकिन इंसान कोई लोहे का बना रोबोट तो है नहीं। जब स्क्रीन पर लाखों रुपए का नुकसान या मुनाफा सेकंडों में ऊपर नीचे हो रहा हो तो दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना और डर लगना तो बहुत ही स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। तो क्या इमोशंस के बिना ट्रेडिंग केवल एक किताबी और इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है? इंसान अपनी भावनाओं का स्विच ऑफ कैसे कर सकता है? ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान अपनी भावनाओं का स्विच पूरी तरह से ऑफ कर ही नहीं सकता।
डर और लालच हमारे डीएनए में है। राइट। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशनलिस्ट नहीं होते, बल्कि वे अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें अपने फैसलों पर हावी ना होने देने का एक बहुत ही मजबूत सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। मतलब वो फील करते हैं पर रिएक्ट नहीं करते। एग्जैक्टली। वे भावनाओं को महसूस करते हैं लेकिन उन पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे ट्रेडिंग को एक भावुक रोमांच की तरह नहीं, बल्कि एक नीरस, उबाऊ और व्यवस्थित बिजनेस की तरह देखते हैं। बोरिंग काम की तरह। हाँ। भावनाओं के इस तूफान को मैनेज करने और अपनी गलतियों से लगातार सीखने का जो सबसे अचूक तरीका माइक बेलाफ्योर बताते हैं, वो है ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखना। ट्रेडिंग जर्नल। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये लिखना तो नहीं होगा कि आज मैंने इतना कमाया या इतना गवाया। इसमें वास्तव में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? देखो, एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग जर्नल में हर एक ट्रेड का पूरा पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम? हाँ। किस समय एंट्री ली, उस समय मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या था, एग्जिट क्यों किया, क्या टारगेट पूरा हो गया था या स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट साइकोलॉजिकल होता है। वो कैसे? उसमें लिखा जाता है कि ट्रेड लेते समय मेरी मेंटल स्टेट क्या थी, क्या मैं डरा हुआ था, क्या मुझे कुछ छूट जाने का यानी फोमो था, क्या मैंने अपनी ही बनाई स्ट्रैटेजी को तोड़ा। जर्नलिंग का ये अभ्यास उस इमोशनल सिस्टम 1 दिमाग को शांत करता है और लॉजिकल सिस्टम 2 को एक्टिवेट करता है। ये नुकसान को एक खतरे के बजाय सिर्फ डेटा में बदल देता है। यार, ये मुझे बिल्कुल किसी पेशेवर स्पोर्ट्स टीम की याद दिलाता है। अच्छा, कैसे? जैसे जब कोई टॉप की फुटबॉल या क्रिकेट टीम कोई बहुत ही क्रूशियल फाइनल मैच हार जाती है ना, हाँ, तो वे सीधे घर जाकर सो नहीं जाते। हाँ, वो मीटिंग करते हैं। बिल्कुल। वे अगले दिन ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं और अपनी ही गलतियों की वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार एकदम फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। यहाँ पैर गलत पड़ा, यहाँ ध्यान भटका। एकदम सही एनालॉजी है। ये अपनी ही कमियों और बेवकूफियों का सीधे तौर पर सामना करने जैसा है। ये प्रोसेस यकीनन बहुत दर्दनाक और ईगो को हर्ट करने वाला होता होगा, लेकिन इसके बिना कोई भी एथलीट बेहतर खिलाड़ी नहीं बन सकता। सच में स्पोर्ट्स टीम की तरह ही जर्नलिंग वास्तव में एक तरह का फीडबैक लूप है। जब कोई इंसान अपनी गलतियों को सिर्फ अपने दिमाग में रखता है, तो हमारे दिमाग की ये टेंडेंसी होती है कि वो उन्हें भुला देने या किसी बाहरी फैक्टर को दोष देकर जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, जैसे मार्केट ही खराब था। हाँ, बहाने बनाना बहुत आसान है। हाँ, लेकिन जब वही गलतियां कागज पर या स्क्रीन पर स्पष्ट लिखी होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में, तो खुद से झूठ बोलना या उनसे भागना इम्पॉसिबल हो जाता है। सही बात है। जर्नलिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गहरी गलतियों को कॉन्शियस माइंड के सामने स्पष्ट डेटा के रूप में रख देती है। सफल ट्रेडर्स इसे कभी इग्नोर नहीं करते, ये उनका सबसे पवित्र रूटीन होता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को इस जर्नल के माध्यम से समझना और कंट्रोल करना सीख लेता है, हाँ, जब वो रिस्क का गणितीय तरीके से सही मैनेजमेंट करने लगता है और जब वो रिजल्ट की चिंता छोड़कर पूरी तरह से प्रोसेस पर ध्यान लगाता है, तो इस कठोर तपस्या का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? स्रोतों के अनुसार उस अंतिम लक्ष्य का नाम क्या है? वो अंतिम लक्ष्य है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। कंसिस्टेंसी? हाँ, ये वो शब्द है जो शौकिया लोगों को सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में यही सबसे बड़ा और अल्टीमेट मंत्र है। बोरिंग है पर काम का है। बहुत काम का है। सफलता का रहस्य एक ही दिन में रातों रात अमीर बनना या कोई एक बड़ा जैकपॉट हाथ लगना बिल्कुल नहीं है। सफलता का असली पैमाना है हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने होने वाला छोटा लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट। डिसिप्लिन ही बाजार में किसी ट्रेडर का असली एज या उसकी सबसे बड़ी ताकत है। निरंतरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक आसमान से टपकती है। ये धीरे धीरे एक एक सही कदम उठाकर अनगिनत बार 1 गुड ट्रेड लेकर बनाई जाती है। हर दिन एक अच्छा ट्रेड एक बेहतरीन ट्रेडिंग करियर बना सकता है। मुझे लगता है ये एक लाइन इस पूरी किताब और इस पूरे कॉन्सेप्ट के सार को बहुत ही खूबसूरती से समेट लेती है। बिल्कुल। अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़े ना, प्रोसेस पर अडिग रहना, मार्केट खुलने से पहले की ठोस तैयारी, कैपिटल बचाने के लिए सख्त रिस्क मैनेजमेंट और अपने खुद के मनोविज्ञान को समझने के लिए जर्नलिंग, तो हम बहुत क्लियरली देखते हैं कि ये एक लंबी अवधि का खेल है, एक लॉन्ग टर्म गेम है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है।
जो व्यक्ति इस बुनियादी सच को समझ लेता है वो इस क्रूर बाजार में न केवल टिक जाता है बल्कि ग्रो भी करता है। क्या अद्भुत सफर रहा इस किताब का ये डीप डाइव। हमने शुरुआत इस उलझन भरे सवाल से की थी कि भारी नुकसान होने के बावजूद कोई ट्रेड अच्छा कैसे हो सकता है, और अब हमें इसका जवाब पता है। हाँ, अब यह तस्वीर बिल्कुल साफ है कि परिणाम पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल केवल हमारे प्रोसेस, हमारी तैयारी और हमारे डिसिप्लिन पर है। प्रोसेस ही सुप्रीम है और मूल पूंजी की सुरक्षा ही बाजार का सबसे बड़ा धर्म है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि बाहरी दुनिया या बाजार से जीतने से पहले इंसान को अपने खुद के अंदर बैठे डर, लालच और अहंकार के राक्षसों पर जीत हासिल करनी होती है। एकदम सच कहा आपने। और यार, इसी विचार के साथ आइए आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले ना एक बहुत ही गहरे और उत्तेजक सवाल पर विचार करते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी चर्चा को ट्रेडिंग स्क्रीन से निकालकर हमारे रियल लाइफ को एक नया एंगल देता है। अगर शेयर बाजार के इतने क्रूर, वॉलेटाइल और अप्रत्याशित माहौल में सफलता पूरी तरह से भविष्य की भविष्यवाणी करने के बजाय अपने खुद के मनोविज्ञान, अपनी भावनाओं और अपने डेली डिसिप्लिन को कंट्रोल करने पर निर्भर करती है, तो क्या जीवन के अन्य बड़े और इंपॉर्टेंट फैसलों का भी यही सेम फ्रेमवर्क नहीं है? बहुत गहरी बात है ये, है ना? चाहे वो करियर में लिया गया कोई बड़ा रिस्क हो, किसी कॉम्प्लेक्स रिश्ते को निभाना हो या सालों से बिगड़े हुए अपनी हेल्थ को सुधारना हो, क्या जीवन की वास्तविक सफलता भी केवल फाइनल रिजल्ट की चिंता को पूरी तरह से छोड़कर पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ हर दिन वन गुड डिसीजन लेने की प्रोसेस पर ही निर्भर नहीं करती? सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी लाइफ के फेलियर्स का दोष परिस्थितियों को देने के बजाय अपने खुद के रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल को रिव्यू नहीं कर सकते? ये सचमुच एक ऐसा विचार है जिसे हम सबको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए इसी के साथ आज का ये डीप डाइव खत्म करते हैं।